ईरान अमेरिका संकट के बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि देर रात इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। 3 देशों के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में वो मौजूदा हालात को लेकर बड़े नेताओं से चर्चा करेंगे और इसके बाद वो रूस के दौरे पर भी जाएंगे। तो लगातार जो तनाव बढ़ता जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, जो तनाव बना हुआ है, उसे लेकर चर्चा कर सकते हैं पाकिस्तान के बड़े नेताओं के साथ में, ये माना जा रहा है। तो ईरान अमेरिका संकट के बीच एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि अब्बास अराक्ची के पाकिस्तान दौरे पर ईरानी मीडिया ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में कोई भी बातचीत नहीं होगी। वार्ता की अटकलों पर विराम लगा दिया है। माना यह जा रहा था, संभावना ये जताई जा रही थी कि तमाम कोशिशों के बाद में पाकिस्तान में एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता हो सकती है, लेकिन ईरानी मीडिया अब ये दावा कर रहा है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में कोई भी बातचीत नहीं होने वाली है। यानी कि जो तमाम अटकलें हैं इस बातचीत को लेकर, इस वार्ता को लेकर, उस पर ईरानी मीडिया ने विराम लगा दिया है। तो हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव काफी बढ़ गया था, लेकिन इस तनाव को कम करने की कोशिशें एक बार फिर से शुरू हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अचानक पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गए और खबर ये भी मिल रही है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान जाने की तैयारी अब कर रहा है। मगर सवाल फिर से वही है कि क्या दोनों के बीच में फिर बात बनेगी? क्या इस्लामाबाद में फिर हॉर्मुज को लेकर एक नई चर्चा होने वाली है? क्या इस बार हॉर्मुज को लेकर घमासान की बजाय समाधान मिल पाएगा? पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका बीच वार्ता आमने सामने बैठकर होगी या फिर किसी और तरीके से दोनों देश वार्ता में शामिल होंगे? इन सवालों के जवाब मिलने में अभी थोड़ा समय बाकी है। फिलहाल तो बस इतना जानिए कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। माना जा रहा है कि अपने इस्लामाबाद दौरे के बीच अराघची पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिशों पर चर्चा हो सकती है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक अराघची का पड़ाव सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं होगा, बल्कि इसके बाद वो ओमान और रूस भी जाने वाले हैं। लेकिन दोनों देशों के रवैये को देखकर तो अभी भी ये नहीं लगता है कि वो एक मेज पर बात करने के लिए सहमत होंगे, क्योंकि इस मुलाकात से पहले ही अमेरिका के दावों के खिलाफ ईरान ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। दरअसल प्रेस से बात करते हुए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ये कह दिया कि बातचीत की इच्छा ईरान ने जताई है। ईरानी बातचीत करना चाहते हैं, वे आमने सामने बात करना चाहते हैं, और जैसा कि मैंने आप सभी से कई बार कहा है, राष्ट्रपति हमेशा कूटनीति को मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए स्टीव और जेरेड ईरानियों की बात सुनने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि प्रगति होगी और इस बैठक से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। इस दावे को मीडिया में आए कुछ ही घंटे बीते थे कि ईरान ने इसका खंडन कर दिया। व्हाइट हाउस के अधिकारियों और कुछ अमेरिकी मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे झूठों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरानियों ने पाकिस्तान में अमेरिकियों से आमने सामने की बातचीत का अनुरोध किया है, इसलिए ट्रंप ईरान से बातचीत करने के लिए विटकॉफ और कुशनर को भेज रहे हैं। लेविट के बयान सरासर झूठे हैं। ईरान ने अमेरिकियों के साथ बातचीत का कोई अनुरोध नहीं किया है, बल्कि उनकी अत्यधिक मांगों के कारण अमेरिकी वार्ता के अनुरोधों को अब तक पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है। तो क्या इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच कोई वार्ता नहीं होने वाली है? तस्नीम न्यूज की खबर तो अब तक यही दावा कर रही है। ये वार्ता ऐसे समय में होने की उम्मीद है जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इस तनाव को लेकर चिंतित है, जिसने हॉर्मुज जरूरी ऊर्जा सप्लाई को बाधित कर दिया है। देखना होगा
की वार्ता होगी या फिर हॉर्मुज पर संकट के बादल खत्म होने नहीं वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का चीन पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। चीन स्थित तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया है। चीन की 40 मालवाहक कंपनियों पर भी बैन अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया है। युद्ध के दौरान ईरान की मदद करने का आरोप लगाया। ये खबरें मिल रही थी बीच में कि चीन ईरान की मदद कर रहा है, हथियार के साथ और तमाम चीजों को लेकर ईरान की मदद चीन की तरफ से की जा रही है और इसे लेकर अमेरिका की तरफ से ये बड़ा एक्शन अब चीन के खिलाफ देखने को मिल रहा है। अब देखिए, पश्चिम एशिया में जंग के बीच परमाणु हमले का प्रश्न लगातार बना हुआ है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप पलट तो नहीं जाएंगे। ईरान के खिलाफ युद्ध में क्या अमेरिका परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तक कर सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज को देखते हुए ये सवाल सबके ज़हन में था। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से ये सवाल भी पूछ लिया गया और उनके जवाब से सबने राहत की सांस ली। Sir, would you use a nuclear weapon against Iran? You posted on No. Truth Social No, a few weeks ago. we don't need That's it. not Why do I what need said. it? Why would a stupid question like that be asked? You posted Why would on I? Truth Why would I Social use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. इसी दौरान ट्रंप को बताया गया कि 6 हफ्ते में युद्ध खत्म करने की उनकी डेडलाइन गुजर चुकी है, तो ट्रंप ने कहा कि उन्हें युद्ध खत्म करने की जल्दी नहीं है। I took the country out militarily in the first 4 weeks. I took it out militarily. Now all we're doing is sitting back and seeing what deal. And if they don't want to make a deal, then I'll finish it up militarily with the other 25% of the targets. But I don't want to rush myself, because every story says, oh, Trump is under time pressure. I'm not. No. You know who's under time pressure? They are. इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता कब होगी, सबको इसका इंतजार है। अब देखिए, ईरान और रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका का एक नया बयान सामने आया है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि तेल खरीद पर और छूट नहीं मिलेगी। रूस और ईरान से तेल की खरीद पर रोक जारी रहेगी। तो हॉर्मुज संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच अमेरिका का ये नया बयान सामने आया है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि तेल खरीद पर और छूट नहीं मिलेगी, जो रोक है वो जारी रहेगी। तो ईरान ने अपने नेतृत्व की एकजुटता पर उठ रहे सवालों का खंडन कर दिया है। ईरान की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के प्रमुखों ने एक सुर में ट्रंप के आरोपों को गलत बता दिया और दावा यह किया है कि वो एकजुट है। They have all new leadership and they're fighting like cats and dogs for who's going to control. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. So we thought we'd give them a little chance to get some of their turmoil resolved. इस बयान पर ट्रंप को तुरंत जवाब मिला ईरान के नेतृत्व से। ईरान की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के प्रमुखों ने एक साझा बयान में कहा, ईरान में कोई कट्टर या उदार नहीं है, हम सब ईरानी हैं और क्रांतिकारी हैं। देश और सरकार की मजबूत एकता और क्रांति के सर्वोच्च नेता के प्रति समर्पण से हम हमलावर को अफसोस करने पर मजबूर कर देंगे। एक ईश्वर, एक नेता, एक देश और एक रास्ता। ईरान की जीत का वो रास्ता हमें जिंदगी से प्यारा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि वो बुरी तरह घायल हैं। उनके हाथ की सर्जरी हुई है, उनका चेहरा और होठ पूरी तरह जले हुए हैं, जिससे उनके लिए बोलना मुश्किल है। वो लिखकर ही अपने आदेश जारी कर रहे हैं। तो हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका में युद्ध विराम का इंतजार इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन एक और छोर है जहां धमाकों की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। इजराइल और लेबनान में युद्ध विराम तो अगले 3 हफ्ते के लिए थम गया। हालांकि हिजबुल्लाह पर इजराइल के जो हमले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हॉर्मुज में तेल और गैस के टैंकरों पर कब्जा कर ईरान और अमेरिका एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच रॉकेट और मिसाइलों की बमबारी हो रही है। शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने बमों की बारिश की और ये हमले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच नाजुक युद्ध विराम के दौरान हो रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि वह उन इमारतों को नष्ट कर रही है जिनका इस्तेमाल ईरान समर्थित आतंकवादी समूह चौकियों के रूप में कर रहा था।
שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. इस बीच गाजा से शादी का एक अनोखा वीडियो सामने आया है, जहां एक दो नहीं बल्कि 150 जोड़ों ने एक साथ शादी की। सोशल मीडिया पर इस सामूहिक शादी का वीडियो खूब चर्चा बटोर रहा है। युद्ध विराम तो जारी है, लेकिन हमलों का दौर भी अभी तक थमा नहीं है। यानी इस इलाके में शांति की उम्मीद कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब देखिए, इस बीच ईरान में सत्ता बदलने के लिए वहां के पूर्व शासक के बेटे रेजा पहलवी भी मुहिम छेड़े हुए हैं। रेजा पहलवी जर्मनी के बर्लिन पहुंचे तो ईरान में सत्ता बदलने की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी उनके समर्थन में वहां पहुंच गए। रेजा पहलवी ने पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों से पूछा कि वो कब तक चुप बैठे रहेंगे। बर्लिन में जर्मनी की संसद के बाहर ये प्रदर्शनकारी ईरान के पूर्व शाह के बेटे रेजा पहलवी के समर्थन के लिए उमड़े। वो अमेरिकी झंडों के साथ शाह के दौर के ईरान के झंडे लहरा रहे थे। रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। उन्होंने मांग की कि रेजा पहलवी के नेतृत्व में ईरान में अस्थायी सरकार बने। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति में शाह के तख्ता पलट के बाद से रेजा पहलवी और उनका परिवार अमेरिका में रह रहा है। ईरान के बाहर से ही रेजा पहलवी अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। ईरान में उन्होंने अमेरिका और इजराइल के सैनिक दखल का समर्थन किया। वो ईरान के साथ युद्ध विराम से खुश नहीं हैं। पश्चिमी देशों की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल किए। The question is not whether change will come. Change is on the way. The real question is how many Iranians will lose their lives while the community of Western democracies continue to merely watch. लेकिन रेजा पहलवी से नाराज लोगों की भी कमी नहीं है। ऐसे ही एक नाराज शख्स ने गुरुवार को बर्लिन में उन पर लाल सियाही छिड़क दी।